तो बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। गृह मंत्रालय ने दूसरे राज्य में फंसे जो प्रवासी मजदूर हैं उनको घर पहुंचाने के लिए अब श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है, जिसके तहत कई राज्यों से स्पेशल ट्रेन रवाना की गई। और इसी कड़ी में हैदराबाद से करीब 1200 मजदूरों को लेकर रवाना हुई ट्रेन झारखंड के हटिया रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां पर मजदूरों की स्क्रीनिंग करने के बाद बसों से उनको गांव तक ले जाया गया। और ये ट्रेन हैदराबाद के, आपको बता दें, रेलवे स्टेशन से रवाना हुई थी। तो लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को रवाना किया गया। गृह मंत्रालय ने कल ट्रेन चलाने का ऐलान किया था। तमाम श्रमिकों की जो मुश्किलें हैं उसे आसान करने के लिए, थोड़ी राहत देने के लिए ये कदम उठाया गया, जिसमें 1200 मजदूरों को लेकर के हटिया स्टेशन पहुंची है ट्रेन। स्क्रीनिंग के बाद मजदूरों को बसों में भेजा गया। और वहीं राजस्थान के जयपुर और कोटा से भी देर रात श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। जयपुर से करीब 1200 श्रमिकों को लेकर के ये स्पेशल ट्रेन पटना रवाना की गई। ये आज पटना पहुंचेगी। वहीं एक और ट्रेन कोटा से रवाना की गई है। इसमें भी करीब 1200 मजदूर को लेकर के रांची के लिए रवाना किया गया है। इस दौरान लगभग 2400 मजदूरों को स्पेशल ट्रेन से रवाना किया गया। तो जयपुर और कोटा से ये दोनों ही ट्रेनों को रवाना किया गया है। जयपुर से 1200 मजदूरों को पटना पहुंचाएगी ये ट्रेन, जबकि कोटा से भी जो ट्रेन रवाना हुई है 1200 मजदूरों को लेकर के, वो रांची पहुंचेगी। करीब 2400 मजदूरों को स्पेशल ट्रेन के जरिए रवाना किया गया। राजस्थान से भी मजदूरों को लेकर के 2 ट्रेनें रवाना की गई। चलिए सीधा रुख करेंगे, मेरे सहयोगी सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, मजदूरों को रवाना कर दिया गया है, वहां पर पहुंचते ही क्या तैयारियां उनके लिए की गई है? स्क्रीनिंग की किस तरीके की व्यवस्था है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल रात में करीब 10 बजे जयपुर से ट्रेन पटना के लिए रवाना हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि दानापुर, यानी वह ट्रेन पटना नहीं आएगी, वह दानापुर में रुकेगी और वहीं जो श्रमिक होंगे उनको उतारा जाएगा और वहाँ पर सभी लोगों की स्कैनिंग की जाएगी। और उसके बाद जो श्रमिक जिस इलाके में होंगे, यानी जिस इलाके के होंगे, जिस जिले के होंगे, वहाँ उनको लेकर जाया जाएगा और वहाँ पर उनको 20 दिनों का क्वारंटाइन में रखा जाएगा। तो इसकी व्यवस्था बिहार सरकार ने कर ली है। सभी लोगों की सबसे पहले जब ट्रेन से वह उतरेंगे तो उनकी स्कैनिंग की जाएगी, वहाँ बसें लगी रहेगी और उन बसों में उन इलाकों में उनको लेकर जाया जाएगा जहाँ से वह आते हैं या जहाँ उनके गांव है और जहाँ वह जाना चाहते हैं। उन इलाकों के जिला मुख्यालय में उनको 20 दिनों तक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, जो बिहार सरकार ने पहले ही कह दिया है। सबसे बड़ी बात है कि यह राहत की बात है उन श्रमिकों के लिए कि वह अपने घर पहुंचेंगे, गांव पहुंचेंगे। लेकिन बिहार सरकार के लिए यह काफ़ी बड़ी चुनौती है, कारण जो प्रवासी मजदूरों की संख्या है वह लाखों में है। करीब 27 लाख प्रवासी मजदूर हैं जो बिहार के बाहर दूसरे राज्य में फंसे हुए। निश्चित तौर पर उनको लाना, उनको स्कैनिंग करना और उनको क्वारंटाइन करना, यह बिहार सरकार के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती है। लेकिन आज उसकी शुरुआत हो रही है। करीब 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर जयपुर से ट्रेन चल चुकी है और करीब 12:45 में वह दानापुर स्टेशन पहुंचेगी। जी, लेकिन इस बड़े चैलेंज को किस तरह से बिहार सरकार देखती है? क्या स्ट्रांग व्यवस्था हम कहें, क्योंकि 2400 जो मजदूर हैं वो पहुंचेंगे और ये चैलेंज काफी ज्यादा मुश्किल है। सौरभ जी बिल्कुल, जिस तरीके से विपक्ष ने यह मांग उठाया था कि बाकी जो स्टेट है वह अपने प्रवासी मजदूर और जो दूसरे राज्य में छात्र फंसे हुए हैं उनको लेके आ रही है, तो बिहार सरकार क्यों नहीं कर सकती है? निश्चित तौर पर उसके बाद जो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच, तो मुख्यमंत्री ने यह मांग किया था कि लॉकडाउन में आपने कहा था कि जो जहां है वहीं रहे। ऐसे में कई राज्य अपने लोगों को अपने घर ला रहे हैं, अपने राज्य ला रहे हैं।
तो बिहार को भी अनुमति मिलनी चाहिए। निश्चित तौर पर उसके बाद केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी कि जो भी लोग फंसे हुए हैं, चाहे वह मजदूर हो, छात्र हो, श्रद्धालु हो या सैलानी हो, वह अपने राज्य जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार को बस का इंतजाम करना पड़ेगा। उसके बाद बिहार सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास सरकारी बसें केवल 600 है और संभव नहीं है कि जो प्रवासी मजदूरों की संख्या है वह लाखों में है, तो बस से लाना संभव नहीं है। उसके बाद बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की कि ट्रेनें चलाई जाए, क्योंकि सफर की जो दूरी है वह भी काफी ज्यादा है। ऐसे में बस से लाना संभव नहीं है। 5-6 दिन केवल जाने और आने में लग जाएंगे। तो निश्चित तौर पर रेलवे थोड़ी राहत, थोड़ी परेशानी उनकी जरूर कम हुई है। सौरभ, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन दर्शकों को बता दें कि दिल्ली के कश्मीरी गेट से शुक्रवार देर रात 40 बसें कोटा के लिए रवाना की गई। ये बसें कोटा में फंसे छात्रों को दिल्ली वापस लाने के लिए भेजी गई। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोटा में फंसे स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए बसों को भेजने का ऐलान किया था और इन बसों के साथ एक गाड़ी में मेडिकल टीम और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भी गए हैं। इन बसों में छात्रों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। एक बस में 20 से 22 स्टूडेंट्स होंगे, यानी कि 900 से 1000 छात्रों की घर वापसी होगी। सीधा रुख करेंगे, मेरे सहयोगी श्रीवत्सन जुड़ चुके हैं। श्रीवत्सन, ये बहुत अच्छी पहल है। तमाम वो स्टूडेंट्स जो अपने घर जाना चाहते थे उनके लिए सुकून भरी खबर। जी बिल्कुल, देखिए सुकून भरी खबर है। पहले कोटा से ही छात्रों के उनके घर पे भेजने की शुरुआत हुई थी, बहुत सफलतापूर्वक। कई जगह बिना किसी परेशानी के लोगों को, छात्रों को उनके घर भेजा गया। उसके बाद अब श्रमिकों ने भी मांग शुरू कर दी कि उन्हें भी घर भेजा जाना चाहिए, क्योंकि इस मुश्किल वाले वक्त में वे कम से कम एक बार यदि अपने परिवार से मिलकर आ जाते हैं, परिवार के लोगों के साथ कुछ वक्त बिता के आ जाते हैं, तो शायद वे मानसिक तनाव की हालत से मुक्त होकर अपना कामकाज फिर से शुरू करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने यह भी हो गई है कि लॉकडाउन 3 सरकार ने अपनी ओर से ऐलान कर दिया है, 17 तारीख तक यह रहना है। और ऐसे में जब सभी राज्यों के मजदूर यहां से चले जाएंगे, तो अभी तो केवल मजदूरों को भेजा जा रहा है। इन्हें वापस आने की इजाजत तो तभी मिलेगी जब बसें शुरू हो जाएगी, जब ट्रेन फिर से नियमित रूप से शुरू हो जाएगी। तब तक यहाँ पर जो औद्योगिक इकाई है, जो कामकाज शुरू कर रही है कई शर्तों के साथ, उनके सामने मजदूरों की एक बड़ी समस्या सामने आ जाएगी। क्योंकि अभी तक जो मजदूर काम करते थे वे लगातार कई वर्षों से यहाँ पर काम करते थे। ऐसे में एक तरह से वे ट्रेंड मजदूर थे। अब इन कंपनियों को दूसरे लोगों को हायर करना पड़ेगा, तो इस तरह की कुछ परेशानियां भी है। लेकिन खुशी है कि इन मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा रहा है और वे मानसिक तनाव से मुक्त होकर वापस आएंगे और अपना कामकाज और अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर ला पाएंगे। लेकिन 900 से 1000 बच्चे वहां पर पहुंच रहे हैं। स्क्रीनिंग की व्यवस्था की अगर बात करें तो किस तरीके का अरेंजमेंट किया गया है, श्रीवत्सन? जी देखिए, राजस्थान सरकार ने अपनी ओर से सभी जिलों में जिन बच्चों को जाना है या जिन श्रमिकों को जाना है, तो उन्हें पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का। जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है उन्हें एक पर्टिकुलर एरिया वाइज एक जगह बुलाया जाता है, सरकारी बसों में बैठाया जाता है, वहां से रेलवे स्टेशन ले जाया जाता है और इस बीच यहाँ पर जहां उन्हें बुलाया जाता है वहां स्क्रीनिंग की जाती है। रेलवे स्टेशन पे एक बार फिर से स्क्रीनिंग इनकी की जाती है, इनका टेम्परेचर नापा जाता है और इनके मूवमेंट को सीसीटीवी कैमरे के जरिए पूरी निगाह रखी जाती है और उसी के बाद यहाँ से रवाना किया जाता है। यदि किसी में भी कोरोना संदिग्ध कुछ लक्षण मिलते हैं तो उसे वहीं रोक दिया जाता है। तो डॉक्टरों की एक पूरी टीम इसमें लगी हुई और सबसे बड़ी बात है कि किसी तरह की भगदड़ ना मचे, इसलिए पूरे गुपचुप तरीके से इस काम को किया जाता है। यहाँ तक कि मीडिया से भी रिक्वेस्ट किया जाता है कि वे जब ट्रेनें रवाना हो रही है तो उसके वक्त के बारे में पूरी तरह खबरें न डालें और इसे एक तरह से सनसनीखेज बनाने की कोशिश न करें, क्योंकि हो सकता है इससे कई मजदूर जल्दी घर पहुंचने की कोशिश में रेलवे स्टेशन पहुंच जाए और वहां भीड़ की स्थिति उत्पन्न हो। तो काफी सुरक्षा और सतर्कता इस पूरे इशू पे बढ़ती जा रही है। बहुत अहम जानकारी आपने पहुंचाई श्रीवत्सन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन महाराष्ट्र के नासिक और केरल के अलुवा से भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। नासिक से रवाना ट्रेन भोपाल पहुंचेगी, तो केरल के अलुवा से जो ट्रेन रवाना हुई है वो ओडिशा के भुवनेश्वर पहुंचेगी। इसके साथ ही कई और राज्यों में श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है जो प्रवासी श्रमिकों को उनके शहर तक
और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी से स्पेशल ट्रेन चलाने की अपील की है। उन्होंने ये कहा कि उनके राज्य के 1,60,000 मजदूर अलग अलग जगह फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। गृह मंत्रालय के ऐलान के बाद से अलग अलग राज्य में फंसे लोग घर जाने के लिए परेशान हैं। मुंबई के कांदिवली में घर जाने के लिए फॉर्म लेने वाले की भीड़ सी उमड़ गई। इस दौरान यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई। दरअसल लोगों को जैसे ही ये सूचना मिली कि यहां पर फॉर्म मिल रहे हैं तो सभी कांदिवली में उमड़ पड़े और फॉर्म लेने के लिए टूट पड़े। इंद्रजीत हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, मुंबई के हालात की अगर हम बात करें तो नए मामले भी 1,000 अब नए सामने आ चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके सावधानी बिल्कुल भी नहीं बरती जा रही। सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाया गया मुंबई में। जी बिल्कुल, अगर उस घटना की बात करें कांदिवली की, तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ा और जहां जहां पे माइग्रेंट वर्कर्स ज्यादा हैं, जहां जहां पे गरीब वर्ग के लोग ज्यादा हैं, वहां पे लॉकडाउन का उल्लंघन की खबरें ज्यादा आ रही हैं। अगर उस कांदिवली की घटना की बात करें तो कल ही एक पुलिस की तरफ से आया है कि जो लोग भी गाँव जाना चाहते हैं वो पुलिस स्टेशनों में एक फॉर्म भर के देना है, और वो फॉर्म इंडिविजुअल भर के नहीं देगा पुलिस स्टेशन में, बल्कि एक ग्रुप बना के आएगा और वो बताएगा कि किस तरह से वो जाना चाहता है। 3 विकल्प है, ट्रेन, बस या अपने वाहन से जाना चाहता है, तो एक ग्रुप बनाना है। और ये काम ज्यादातर जो एनजीओ हैं, कुछ एनजीओ हैं वो कर रहे हैं और कुछ नगर सेवक हैं वो कर रहे हैं। लेकिन मुंबई में तरह तरह के इस तरह के फॉर्मेट कल डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे पुलिस स्टेशनों के द्वारा कि इस फॉर्मेट में आपको भरना है। एक उसमें मेडिकल ऑफिसर से भी ये लिखवाना है कि आप स्वस्थ हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, तभी आपको जाने दिया जाएगा। इसके बाद वो फॉर्म पुलिस स्टेशन आएगा और वेरीफाई किया जाएगा, और जो पुलिस स्टेशन आएगा वो इंडिविजुअल नहीं आएगा, कोई ग्रुप लेकिन का एक इंद्रजीत, लीडर यहाँ पर आएगा। बड़ा सवाल ये उठता है कि फॉर्म का अनाउंसमेंट से पहले क्या लोगों की व्यवस्था नहीं की गई थी? क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे ही पता चलेगा कि फॉर्म बंट रहे हैं, लोगों की भीड़ तो उमड़ेगी वहां पर। क्या प्रशासन पहले से तैयार नहीं था? जी बिल्कुल, जो स्थानीय पार्षद है उसकी इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही है, क्योंकि इस तरह की खबर फैली थी कि ये पार्षद ही लोगों को फॉर्म बांट रहे हैं, और पार्षद के फॉर्म बांटने के बाद ये फॉर्म पुलिस स्टेशन में जमा होगा और वेरिफिकेशन के बाद आप घर जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो फॉर्मेट व्हाट्सएप पे घुमा तो एक से दूसरे से तीसरे नंबर पे गया, तो बड़ी संख्या में लोग आ गए, और पार्षद को भी शायद ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। बताया जाता है कि भले ही कांदिवली के पार्षद ने फॉर्म बांटा, लेकिन आसपास के जैसे गोरेगांव, मालाड या बोरीवली 2-3 जगहों के लोग वहां पे आ गए। तो कहीं ना कहीं ये कारण है कि बड़ी संख्या में वहां पे लोग आ गए। फिर पार्षद ने फॉर्म बांटना बंद कर दिया, फॉर्म भरवाना भी बंद कर दिया। इंद्रजीत, आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी हम आगे भी लेंगे। लेकिन देश में लॉकडाउन अब 17 मई तक जारी रहेगा, लेकिन लॉकडाउन का ये तीसरा हिस्सा पहले 2 लॉकडाउन से अलग है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश के जिलों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। 130 जिलों को रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन घोषित किया गया है। सरकार ने लॉकडाउन 3.0 में कोरोना के तीनों जोन के लिए अलग अलग सख्ती और राहत का फैसला किया। ये सीमित छूट सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगी। लेकिन इस लॉकडाउन में कुछ नए नियम बनाए गए हैं, जिनको हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे कि आपका इलाका रेड, ऑरेंज या ग्रीन किस जोन में आता है और आपको इस लॉकडाउन 3.0 में कौन कौन सी छूट मिल सकती है। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि रेड जोन में क्या क्या हो सकता है। ड्राइवर के साथ एक ही आदमी कार में बैठ सकता है। 2 व्हीलर पर पीछे कोई नहीं बैठ सकता। निर्माण कार्य को मंजूरी है, लेकिन मजदूर साइट पर ही रहेंगे, बाहर से नहीं आएंगे। प्राइवेट ऑफिस की बात करें तो प्राइवेट ऑफिस 33% कर्मचारियों के साथ ही काम करेंगे। रिहायशी इलाकों की दुकानें खुली रहेंगी। IT सेक्टर से जुड़े लोगों को छूट मिली है। कॉल सेंटर्स को भी छूट दी गई है। मीडिया कर्मियों को आने जाने की इजाजत दी गई है। कोल्ड स्टोरेज को भी छूट मिली है। कमर्शियल संस्थानों को भी छूट मिली है। प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी को राहत मिली है।
और अब जरा समझिए कि ऑरेंज जोन में किस किस चीजों को अनुमति मिली है। ऑरेंज जोन के एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे लोग। निजी वाहन में ड्राइवर के साथ 2 लोगों को जाने की अनुमति है। बाइक पर 2 लोगों को जाने की इजाजत दी गई है। पेड टैक्सी चल सकेगी। टैक्सी में एक ही सवारी की इजाजत होगी। निजी कार में ड्राइवर समेत 3 लोग बैठ सकेंगे। शराब की दुकान खुलने को मंजूरी मिल गई है। और आपको बता दें कि जो पान की दुकान है वो भी खुल सकेंगी। और चलिए अब आपको बता दें कि ग्रीन जोन में क्या क्या हो सकता है। रेल, विमान सेवाएं बंद रहेंगी। स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे। जिम, रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे और सभी धार्मिक स्थल वो भी बंद रहेंगे। 50% सवारियों के साथ बस चल सकती है। शराब की दुकानें खोलने को मंजूरी दी गई है। पान की दुकानें भी खोल सकेंगी। फैक्ट्रियां खोलने की इजाजत भी दी गई है। दुकानें, छोटे उद्योग को इजाजत दी गई है। शर्तों के साथ ट्रांसपोर्ट को भी इजाजत मिल चुकी है। देश के 319 जिले अभी ग्रीन जोन में हैं। चलिए सीधा रुख करेंगे, मेरे सहयोगी पवन जुड़ चुके हैं ज्यादा डिटेल्स के साथ। पवन, जो कल तक सवाल बना हुआ था कि क्या लॉकडाउन बढ़ेगा, हालांकि वो सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन राहत कहां, किस तरह से मिलेगी वो भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। लेकिन आप इसके अलावा अगर कोई जानकारी है तो बताएं। शाम 7 बजे तक ही सड़कों पर निकलने की आजादी होगी, लेकिन वो भी कि आप किस लिए घर से निकले हैं ये काम भी आपको बताना पड़ेगा। और अगर आप 7 बजे के बाद सड़क पर दिखते हैं, सख्त कानूनी कार्रवाई। इस बार सरकार कहीं से भी कुछ रियायत नहीं देने वाली है। सख्त कार्रवाई होगी, साथ ही साथ जुर्माना भी उससे वसूला जाएगा कि आप सड़क पर क्या कर रहे थे। इन सब के अलावा जैसा खबर हमारे यहाँ चल भी रहा है कि मजदूरों को लेकर के अलग अलग जो बातें हुई कि जो संस्थान में जो काम शुरू होगा, निर्माण कार्य होगा, जो मजदूर उसमें रहेंगे वो मजदूर चाहिए। अब मजदूर तो यहाँ पर है नहीं, जो मजदूर थे चले गए। तो जो बिल्डर हैं, जो छोटे बिल्डर हैं, वो खासे परेशान हैं कि एक तो उनकी पूंजी लग गई और फिर वो कैसे अपने आप को इन सब चीजों से बचाएंगे। जहां तक बात है कि स्पेशल ट्रेन चलने का लोगों में अभी भी कौतूहल है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में हमने भी देखा और हमारे पास कुछ ऐसे वीडियो आए जो कि बाद में मैं शेयर भी करूंगा। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पास लोग धीरे धीरे वहां पहुंच रहे हैं ये जानकारी लेने के लिए कि आखिरकार यहाँ से कोई श्रमिक ट्रेन चलेगी या नहीं चलेगी। जैसा कि ये जानकारी दिया गया कि ग्रीन जोन में 50% यात्री के साथ बसें चल सकती हैं। ताकि वो किस तरह की बसें चलेंगी, वो बसें कहां से मिलेंगी, तो ये कौतूहल का विषय है। ये जनता को पता है नहीं, लोगों को इस बात की कोई जानकारी है नहीं। जहां तक कैब की बात है कि कैब आप राउंड हो सकता है, तो कैब के लिए भी असमंजस की स्थिति है कि कैब आप कहां से लेकर कहां तक जा सकते हैं, क्योंकि रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन है। अगर आपको ऑरेंज जोन से रेड जोन जाना है तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि आप एक ही सवारी है। कहीं आप जाना है तो आप जा नहीं सकते। तो लोगों में खासे परेशानी है। लोग इस बात को ये जरूर कह रहे हैं कि हाँ, इस महासंग्राम से जो वायरस हुआ है, इससे सरकार ने एक अच्छी पहल जरूर लिया है। लेकिन उन सब इलाकों में, जैसे राजधानी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों का ये कहना है कि पूरे इलाके के जो रेड जोन को जो घोषित किया गया है वो ना घोषित करके वार्ड स्तर पे अगर किया जाता तो सबसे बेहतर होता है। क्योंकि जिस जगह पर अगर कोरोना पेशेंट मिला है वो ठीक होकर वापस आ गया। बिल्कुल पवन, कुल मिलाकर के ये जो पिछले 2 लॉकडाउन रहे हैं उससे ये जो तीसरा लॉकडाउन है वो थोड़ा सा तो कम से कम अलग है। आप बने रहिए हमारे साथ पवन। कोरोना काल में किसानों को लेकर के शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने किसानों को उनकी उपज का अधिक से अधिक मूल्य दिलाने के लिए मंडी अधिनियम में संशोधन किया है, जिसमें केंद्र सरकार के मॉडल मंडी अधिनियम के सभी प्रावधान शामिल हैं। अब किसान घर बैठे ही अपनी फसल निजी व्यापारी को बेच सकेंगे। उन्हें मंडी जाने की बाध्यता नहीं होगी। इसके साथ ही उनके पास मंडी में जाकर के फसल बेचने और समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने का विकल्प भी मिलेगा, जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। एक क्रांतिकारी फैसला किया है। हमने अपना मॉडल मंडी एक्ट बनाया है। अभी तक किसान अपने उत्पाद, अनाज हो, फल हो, सब्जियां हो, इनको केवल मंडी परिसर में बेच सकते थे। मंडी के बाहर खरीदी नहीं हो सकती थी। लेकिन अब हमने मध्य प्रदेश में
ये फैसला किया है कि किसान यदि चाहे तो मंडी के बाहर अपने घर पर, अपने खेत पर, अपने खलिहान पर कहीं भी व्यापारी को अपने उत्पाद को बेच सकेगा। तो पंजाब में कोरोना संक्रमण के 105 नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। पिछले कुछ दिनों से पंजाब में कोरोना के नए मामलों में कमी आई थी, लेकिन पिछले 24 घंटे में 105 कोरोना पॉजिटिव मिलने से प्रशासन के होश उड़ गए। पंजाब में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 613 तक पहुंच चुकी है और करीब 20 लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं पंजाब में अभी तक 104 लोग डिस्चार्ज होकर के अपने घर जा चुके हैं और इसी के बाद से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को और भी ज्यादा अलर्ट रहने के लिए कहा। और दिल्ली में कोरोना महामारी से अभी तक 61 मरीज की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 2 और मरीज कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं। दिल्ली में कोरोना का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 223 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। देश की राजधानी में कोरोना के मामले 3738 तक पहुंच चुके हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसी रफ्तार से मरीज ठीक होकर के अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घरों को भी जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 73 मरीजों के साथ कुल 1167 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। पवन का रुख करेंगे। पवन, दिल्ली में जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। 24 घंटे के अंदर नए केसेस लगातार आए दिन आ रहे हैं सामने। बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से थाने में अगर आप जाएंगे तो थाने में आपको एफआईआर नहीं किया जाएगा, आपको टरका दिया जाएगा। और एफआईआर इसलिए थाने में नहीं किया जाता है कि क्राइम का आंकड़ा ना बढ़े। मैं आपको बता दूं कि पिछले 48 घंटे में मेरे पास कई ऐसे फोन कॉल्स आए हैं, कई ऐसे मैसेजेस आए हैं। ये कहा जा रहा है लोगों की तरफ से कि वो बीमार हैं, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि कोरोना पॉजिटिव कहीं तो नहीं हो गए हैं। स्थानीय पुलिस को वो फोन कर रहे हैं, प्रशासन को फोन कर रहे हैं, अस्पताल को फोन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुध-बुध लेने वाला कोई नहीं है। यानी सरकार के इस बात से डर तो नहीं रही है कि आंकड़ा अगर बढ़ेगा तो देश भर में उसकी किरकिरी होगी। लोगों का यही कहना है कि बार बार लगातार कई ऐसे भी लोगों का मेरे पास फोन आया है, वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका जांच नहीं किया जा रहा है। हालांकि डॉक्टरों की भी मजबूरी है, नर्सों को भी मजबूरी है कि उनके पास प्रॉपर तरीके से किट नहीं दिया गया। जैसा पिछले दिनों देखिए जीटीबी के अस्पताल के नर्सों ने काफी हंगामा किया। और इतनी सारी कमियों के साथ तो ये आंकड़े कम बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप